बीपीएससी ट्री 3.0 एवं ट्री 4.0 दोनों के लिए 40 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। उस प्रश्नों को हम लोग क्रमबद्ध देखने का प्रयास करेंगे, उसके उत्तरों को भी जानने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है कि बंगाल के गवर्नर जनरल के पद का सृजन किस अधिनियम के तहत किया गया। ऑप्शन ए में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, बी में 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, सी में 1861 का अधिनियम और डी में है कि 1909 का अधिनियम। बंगाल के गवर्नर जनरल के पद का सृजन किस अधिनियम के तहत किया गया ये बताना है। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई। ऑप्शन ए में 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, बी में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, सी में 1861 का अधिनियम, डी में 1833 का चार्टर एक्ट। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में हुई थी, लेकिन यह जो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम द्वारा बनाया गया। ऑप्शन ए में 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा, बी में 1861 के अधिनियम द्वारा, सी में 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम द्वारा बनाया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है कि बंगाल का गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बनाया गया। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल विधि आयोग की स्थापना कर सकता है। ऑप्शन ए में 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा, बी में 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा, सी में 1861 के अधिनियम द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल जो है विधि आयोग की स्थापना कर सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा ही बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल भी बनाया और फिर गवर्नर जनरल को विधि आयोग की स्थापना करने का भी अधिकार दिया गया। ये दोनों बात आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए में है 1909 के अधिनियम द्वारा, बी में 1892 के अधिनियम द्वारा, सी में 1861 के अधिनियम द्वारा, डी में 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा। भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत प्राप्त हुआ। तो वह 1861 के अधिनियम द्वारा प्राप्त हुआ। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि कंपनी के राजनीतिक तथा व्यापारिक कार्यों को एक दूसरे से किस एक्ट द्वारा पृथक किया गया। ऑप्शन ए में है 1853 के एक्ट द्वारा, बी में 1833 के एक्ट द्वारा, सी में 1813 के एक्ट द्वारा और डी में 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा। कंपनी के राजनीतिक तथा व्यापारिक कार्यों को एक दूसरे से किस एक्ट द्वारा पृथक किया गया। तो वह 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि भारत के शासन को कंपनी के हाथों से लेकर सम्राट को हस्तांतरित किया गया। ऑप्शन ए में भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा, बी में भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा, सी में भारतीय परिषद अधिनियम 1892 द्वारा, डी में भारतीय परिषद अधिनियम 1909 द्वारा। भारत के शासन को कंपनी के हाथों से लेकर सम्राट को हस्तांतरित कब किया गया। तो वह भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर समस्त अधिकार भारत सचिव को किस अधिनियम द्वारा प्रदान किए गए। ऑप्शन ए में भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा,
बी में भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा, सी में है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 द्वारा, डी में भारतीय परिषद अधिनियम 1909 द्वारा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर समस्त अधिकार भारत सचिव को किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया? तो वह भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई? ऑप्शन ए में 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, बी में 1909 के अधिनियम द्वारा, सी में 1919 के अधिनियम द्वारा, डी में 1935 के अधिनियम द्वारा। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो 1919 के अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत स्थापित हुआ? ऑप्शन ए में है 1909 के अधिनियम द्वारा, बी में है 1919 के अधिनियम द्वारा, सी में 1935 के अधिनियम द्वारा। उपयुक्त में से कोई नहीं। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत स्थापित हुआ? तो वह 1935 के अधिनियम के तहत स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रावधान किया गया था। ऑप्शन ए में किस अधिनियम द्वारा? 1892 के अधिनियम के द्वारा, 1909 के अधिनियम के द्वारा, 1919 के अधिनियम के द्वारा, 1935 के अधिनियम के द्वारा। भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रावधान किया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1892 के अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि केंद्रीय कार्यकारिणी में सम्मिलित पहले भारतीय लौह सदस्य कौन थे? ऑप्शन ए में तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी। केंद्रीय कार्यकारिणी में सम्मिलित पहले भारतीय लौह सदस्य जो है वह तेज बहादुर सप्रू था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया? ऑप्शन ए में 1909 के अधिनियम के द्वारा, 1919 के अधिनियम के द्वारा, 1935 के अधिनियम के द्वारा, 1947 के अधिनियम के द्वारा। किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया? तो वह 1935 के अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1935 के अधिनियम द्वारा प्रस्तावित संघीय न्यायालय की बिहार में स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए में 1935 में, 1937 में, 1936 में, 1938 में। 1935 के अधिनियम द्वारा जो प्रस्तावित है संघीय न्यायालय की बिहार में स्थापना कब की गई? तो वह 1937 में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए में चर्चिल, एटली, चैम्बरलिन, इनमें से कोई नहीं। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो वह एटली था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि दुनिया के कितने देशों में संघात्मक शासन व्यवस्था है? ऑप्शन ए में है 20, बी में है 25, सी में है 30, डी में 35 है। दुनिया के कितने देशों में संघात्मक शासन व्यवस्था है? तो वह 25 देशों में। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार शक्तियों को सौंपी गई है। ऑप्शन ए में राष्ट्रपति, राज्य विधानमंडल, राज्यपाल, संघीय संसद। भारतीय संविधान के अनुसार शक्तियां किसे सौंपी गई है ये बताना है इसमें, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संघीय संसद को। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि समवर्ती सूची में लिखे विषय पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है? केवल राज्य, केवल संघ, राज्य और संघ दोनों, इनमें से कोई नहीं। समवर्ती सूची की बात हो रही है तो इसमें राज्य और संघ दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन किसी विषय पर अगर दोनों में विवाद हो जाता है तो उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार या मान्यता सिर्फ संघ के पास अधिक शक्ति हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि वर्तमान में बेल्जियम किस प्रकार की सरकार है? ऑप्शन ए में है एकात्मक, तानाशाही, राजतंत्रात्मक, संघात्मक। वर्तमान में बेल्जियम किस प्रकार की सरकार है?
तो वह संघात्मक सरकार है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड में प्रमुख धार्मिक समूह का नाम बताइए। ऑप्शन ए में यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम, उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड में प्रमुख धार्मिक समूह का नाम बताइए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ईसाई धर्म। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि मध्यकाल में राष्ट्रीय भाषा के रूप में कौन सी भाषा विरोपित थी। ऑप्शन ए में है फारसी, अरबी, संस्कृत, उर्दू। मध्यकाल में राष्ट्रीय भाषा के रूप में कौन सी भाषा विरोपित थी, तो वह फारसी थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा कथन अश्वेत शक्ति आंदोलन के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन ए में यह 1966 में उभरा, बी में यह 1975 तक चला, सी में यह एक अधिक उग्रवादी आंदोलन था, और डी में इनमें इसने शांतिपूर्ण तरीकों की वकालत की। इनमें से कौन सा कथन अश्वेत शक्ति आंदोलन के बारे में सही नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसने शांतिपूर्ण तरीके से वकालत की, या सही नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। इस पे ध्यान रखने वाली बात है कि अश्वेत शक्ति आंदोलन की बात हो रही है। यह 1966 में उभरा था और 1975 तक चला था, और यह एक अधिक उग्रवादी आंदोलन था। इन तीनों बातों को सही है, इसे याद रख लीजिए। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा। ऑप्शन ए में है बेल्जियम, भारत, यूगोस्लाविया, नीदरलैंड। निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत को। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि मेक्सिको शहर में आयोजित 1968 में ओलंपिक के बारे में क्या खास था। ऑप्शन ए में है सभी गोल्ड मेडल अमेरिकी एथलीटों के पास गए, बी में अफ्रीकी अमेरिकी एथलीटों द्वारा अफ्रीकी अमेरिकियों में के नस्लीय भेदभाव के खिलाफ विरोध, सी में मेक्सिको सिटी में ने नस्लवाद खत्म करने की मांग का समर्थन किया, डी में अमेरिकी सरकार ने नस्लवाद की समाप्ति की घोषणा की। मेक्सिको शहर में आयोजित 1968 में ओलंपिक के बारे में क्या खास बात थी, तो वह अफ्रीकी अमेरिकी एथलीटों द्वारा अफ्रीकी अमेरिकियों के नस्लीय भेदभाव के खिलाफ विरोध किया था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, क्या सभी सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजन को उत्पन्न करते हैं या नहीं। इसका उत्तर नहीं हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि भारत में कौन सा समुदाय संयुक्त राज्य अमेरिका में अश्वेतों की तरह कमोवेश उसी स्थिति में है। ऑप्शन ए में है ब्राह्मण, दलित, वैश्य, क्षेत्रीय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दलित। प्रश्न किया था कि भारत में कौन सा समुदाय जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में अश्वेतों की तरह कमोवेश उसी स्थिति में, तो भारत में भी दलित। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि प्राचीन समय में स्त्रियों कहाँ तक सीमित थी। ऑप्शन ए में है घर की चार दीवारी, दफ्तर, खेत, कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, घर की चार दीवारी तक सीमित थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारत में राज्य का आधिकारिक धर्म है। ऑप्शन ए में है हिंदू धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म, कोई नहीं। तो भारत में कोई भी आधिकारिक धर्म नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ये संविधान के द्वारा स्थापित कर दिया गया है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही। इसमें कोई भी राज्य का धार्मिक धर्म नहीं है, यानी आधिकारिक धर्म नहीं है एक। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि किस देश के सार्वजनिक जीवन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व काफ़ी कम है। ऑप्शन ए में भारत, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड। तो सही उत्तर हो जाएगा भारत में। अगला प्रश्न है कि भारत में लिंग अनुपात 1000 मर्दों के पीछे कितने स्त्रियों हैं। ऑप्शन ए में है 1942, 1940, 1892, 1882। भारत में लिंग अनुपात 1000 मर्दों के पीछे कितनी स्त्रियां हैं, तो वह 940 है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि 1000 लड़कों के पीछे लड़कियों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में लिंग अनुपात,
लड़का लड़की अनुपात, लैंगिक विभाजन, लैंगिक श्रम। क्या बोलते हैं इसे? तो लिंग अनुपात बोलते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कुल संख्या के ऊपर कभी नहीं हुआ। ऑप्शन ए में 5%, 7%, 10%, 15%। तो 10% के ऊपर कभी भी नहीं हुआ। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि स्थानीय सरकार के लिए कितने स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित है। ऑप्शन ए में है 1/3, 1/4, 1/10, 1/15। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1/3 स्थान जो है स्त्रियों के लिए आरक्षित है। किसमें? तो स्थानीय सरकार में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, इन देशों में किसका आधिकारिक धर्म है? श्रीलंका, पाकिस्तान, इंग्लैंड, उपरोक्त में से सभी। तो उपरोक्त में से सभी का आधिकारिक अपना एक धर्म है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा राजा 2001 में रहस्यमयी कत्ले आम में मारा गया? ऑप्शन ए में राज बहादुर, ज्ञानेंद्र, वीरेंद्र, कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा वीरेंद्र। कहाँ का? तो नेपाल का था। अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र को किस प्रकार दोबारा बहाल किया जा सकता है? ऑप्शन ए में है लोकप्रिय संघर्ष के साथ, जनता को जागरूक करके, राजनीतिक संगठन। राजनीतिक संगठन के साथ, उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकप्रिय संघर्ष के साथ भी, जनता को जागरूक करके भी, और राजनीतिक संगठन के साथ भी। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि उन संग्रहों को क्या कहते हैं जो सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं? ऑप्शन ए में आंदोलनकारी संग्रह, दबाव समूह, लोक कल्याण, उपयुक्त में से सभी। उन संग्रहों को क्या कहते हैं जो सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करती है? तो सही उत्तर हो जाएगा दबाव समूह। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि नेपाल में लोकतंत्र कब लागू हुआ? ऑप्शन ए में है 1990 ईस्वी में, 1989 में, 1970 में, 1979 में। नेपाल में लोकतंत्र कब लागू हुआ? सही उत्तर हो जाएगा 1990 में। अगला प्रश्न है कि औपचारिक का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए में है दिखाऊ, नियमों के अनुसार, ए और बी कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। औपचारिक का अर्थ होता है दिखाऊ या नियमों के अनुसार। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र को किसने स्वीकार किया? ऑप्शन ए में है राजा वीरेंद्र, नरेंद्र, वीरेंद्र, कोई नहीं। नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र को किसने स्वीकार किया? तो राजा वीरेंद्र ने। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि राजा ज्ञानेंद्र ने राजा बनने के बाद क्या किया? ऑप्शन ए में है राजा ज्ञानेंद्र लोकतांत्रिक शासन को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। 2005 को फरवरी में राजा ज्ञानेंद्र ने प्रधानमंत्री को अपदस्थ करके सरकार को भंग कर दिया। और सी में ए और बी दोनों या फिर कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी राजा ज्ञानेंद्र ने राजा बनने के बाद क्या किया? तो राजा ज्ञानेंद्र लोकतांत्रिक शासन को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। और दूसरा 2005 को फरवरी में राजा ज्ञानेंद्र ने प्रधानमंत्री को पद से हटा दिया और सरकार को भंग कर दिया, लोकतांत्रिक सरकार को। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि नेपाल की संसद ने कौन सी बड़ी पार्टी बनाई है? ऑप्शन ए में 7 पार्टी अलायंस, सप्तदलीय गठबंधन, SPA, या फिर उपयुक्त सभी। नेपाल की संसद ने कौन सी बड़ी पार्टी बनाई? तो ये सभी 7 पार्टी अलायंस, सप्तदलीय गठबंधन और SPA, ये सभी। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन फिर राजनीतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।